मेरा नाम अस्मा है और मेरे शौहर का नाम मुनीब था। हमारी ज़िंदगी बहुत सीधी-सादी मगर बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी समझदारी और मान का रिश्ता था जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं था। शादी आम तरीके से हुई थी, यानी अरेंज मैरिज, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत वक्त के साथ खुद पैदा हो गई थी। एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने का जज्बा हम दोनों के अंदर था। वो कभी मुझसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता था और मैं भी उससे कोई बड़े-बड़े ख्वाब नहीं मांगती थी। हमारी खुशी बस इतनी थी कि घर में सुकून रहे, बच्चे खुश रहें और इज्जत से ज़िंदगी गुजर जाए। हमारे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा जो सबसे प्यारा था। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे चेहरे पर जवानी और ताजगी बाकी थी। लोग अक्सर कहते थे, तुम 3 बच्चों की माँ लगती ही नहीं हो। मेरा शौहर मुनीब एक सीधा साधा मगर ईमानदार आदमी था। उसकी शक्ल अच्छी थी मगर कुछ खास नहीं थी, मगर दिल के सच्चे लोग हमेशा खूबसूरत ही लगते हैं। दूसरी तरफ मेरा देवर बेहद खूबसूरत था। उसके आंखों में चमक और बातों में नरमी थी, जबकि मेरी देवरानी के नकोश मुनासिब थे और उसका वजन कुछ ज्यादा था। लेकिन उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत समंदर की तरह गहरी थी। उन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती थी जो हर बात में झलकती थी। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ मशवरा करते, हंसते, बोलते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हम सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर में 2 हिस्से थे। किचन अलग अलग थे। मेरा किचन घर के अगले हिस्से में था और देवरानी का किचन पिछले हिस्से में। हम दोनों के दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर एक एहतराम कायम था। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती, जैसे कीमा, बिरयानी या खीर, तो देवरानी और देवर के लिए प्लेट निकाल एक तरफ रखते थी। वो भी ऐसी ही थी। कभी उसके किचन से पराठों की खुशबू आती और वो एक प्लेट मेरे लिए रख देती। घर का सहन एक ही था, इसलिए कपड़े हम एक ही जगह धोते और सुखाते थे। बच्चे सबके एक साथ खेलते, शोर मचाते थे और उनकी हंसी से घर भरा रहता था। जिंदगी के वो दिन जैसे सुकून का जमाना थे। सुबह उठ के बच्चों को तैयार करना, शौहर के लिए नाश्ता बनाना और फिर अपना किचन संभालना, सब कुछ तरतीब से चलता था। शाम को मुनीब घर आता तो चाय बनाती, बच्चे उसके पास बैठ जाते और मैं एक तरफ से देख के मुतमईन हो जाती कि मेरा घर भरा हुआ है, मेरा शौहर मेहनती है, मेरे बच्चे सलामत हैं और मैं उन सबकी खिदमत कर रही हूँ। मेरे लिए यही खुशी थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए मेरा मैका नहीं था। ना कोई भाई था ना बहन। कभी कभी दिल चाहता कि कोई हो जिससे बात कर सकूं, अपने दिल की बातें बांट सकूं, मगर फिर बच्चों को देख के दिल संभल जाता और यही सोचती कि अब मेरा सब कुछ यही है। दूसरी तरफ मेरी देवरानी का मेका बहुत मजबूत था। वो अक्सर अपने मैके जाती थी, कभी माँ से मिलने, कभी बहन के यहाँ किसी फंक्शन में जाने, तो कभी किसी बीमारी के बहाने में। मैं दिल ही दिल में सोचती कि काश मेरा भी कोई मैका होता, लेकिन फिर अपने हाल पे शुक्र अदा करती, क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ था, उसकी इज्जत थी और ये सब कुछ किसी नेमत से कम नहीं था। कभी कभी देवरानी कुछ ऐसी बात कह देती जो दिल को लगती थी। जैसे वो कह देती कि तुम्हें तो ज़्यादा फिक्र नहीं होती, तुम्हारे तो अपने कोई नहीं है। या फिर कभी ये कह देती कि तुम ज़्यादा अच्छा खाना क्यों बनाती हो, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मैं बड़ी थी और मेरे लिए सुकून सबसे अहम था। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी किस्म की तलखी पैदा हो, इसलिए मैं दरगुजर कर जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिन किस तरह सब कुछ बदलने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बल्कि इस घर के सुकून को भी हिला के रख देना था। उस वक्त मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी दुनिया मुकम्मल है और मेरे हिस्से का सुकून मेरे घर की दीवारों में बसा हुआ है। मुझे ये एहसास तक नहीं था कि कभी इन्हीं दीवारों के अंदर मेरी आंखों से नींद और दिल से इत्मीनान छिन जाएगा। मेरे देवर का नाम अजीज था, जो बहुत अच्छा इंसान था। मेरे बाबा एक बड़ी अजीब सी बात किया करते थे, जिससे मैं उस वक्त राजी नहीं थी, लेकिन अब मुझे भी लगना शुरू हो गया था कि शायद ऐसा ही होता। लोग कहते हैं इस दुनिया में खूबसूरत लोग मगरूर होते हैं, मगर मेरे बाबा कहते थे कि जो शक्ल का खूबसूरत होता है वो दिल का भी अच्छा होता है। मैं तब उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी, मगर वक्त ने मुझे ये सच समझा दिया। मेरा देवर अजीज शक्ल का बेहद खूबसूरत था, उसके नक्श नहायत दिलकश थे और वो जहाँ भी जाता लोग उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पाते थे। लेकिन असल बात यह है कि वो दिल का भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर एक नरमी थी, एक सच्चाई थी और एक ऐसी मोहब्बत थी जो हर रिश्ते में झलकती थी। मेरा शौहर मुनीब शक्ल का ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, उसके चेहरे के नक्श आम से थे और शायद इसी वजह से उसका दिल भी ज़्यादा लोगों के लिए नरम नहीं रहता था। वो जल्दी गुस्से में आ जाता था, उसे मामूली बातों पर तकरार हो जाती थी।
और बाज़ औक़ात घर में माहौल थोड़ा तल्ख़ भी हो जाता था। मैं अक्सर उसे समझाती थी कि ज़िंदगी में सुकून सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन वो अपनी तबीयत के हाथों मजबूर हो जाता था। इसके बावजूद मैं उसकी इज्जत करती थी क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप था और मेरी ज़िंदगी का साथी था। देवरानी लाइबा के 2 बेटे थे। बेटी उसके यहाँ अभी तक हुई नहीं थी और अजीज़ को बेटियाँ बहुत पसंद थीं। उसे लगता था कि बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। वो अक्सर कहता था कि बेटियों के कदमों में बरकत होती है। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई उस वक्त अजीज़ की शादी भी नहीं हुई थी, और जब उसे खुशखबरी मिली तो वो घर में सबसे ज़्यादा खुश था। उसने कहा था कि आज मेरा दिल ऐसा हल्का लग रहा है जैसे मुझे अपनी बेटी मिल गए हो। मेरी बेटियां भी उसको बेहद चाहती थीं। वो उसे चाचू चाचू कहती हुई उसके गले लग जाती थी, और अजीज़ भी अपने बेटों से ज़्यादा मेरे बच्चों से प्यार करता था। वो अक्सर कहता था उसे दुआ है कि उसके घर भी बेटी पैदा हो जाए ताकि वो भी खुशी महसूस कर सके जैसे मेरी बेटी के पैदा होने पर हुई थी। दूसरी तरफ मेरा शौहर बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करता था, उसे बेटियों से ज़्यादा लगाव था। वो कहता था बेटे सहारा होते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं और मुश्किल वक्त में बाप का हाथ पकड़ते हैं। अजीज़ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और कहता सहारा तो हर इंसान को मिल जाता है, लेकिन जो मोहब्बत बेटियां अपने बाप को दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। दोनों कभी कभी बैठ के इस मौजू पे बहस करते थे। मेरा शौहर उसे कहता था तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे 2 बेटे हैं, अल्लाह करे तुम्हारा तीसरा बच्चा भी बेटा ही हो जाए। अजीज़ इस बात पे कहता था तुम ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, अगर तुमने उनकी अच्छी परवरिश कर ली तो तुम बख्शे जाओगे। लेकिन ज़िंदगी में किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी आजमाइश दरवाजे पे आ खड़ी होगी। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे शौहर का आखिरी वक्त इतना करीब है। एक दिन एक आम सा दिन था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा घर कुछ लम्हों में वीरान होने वाला है। एक ट्रैफिक हादसा, वो ट्रैफिक हादसा जिसकी खबरें आए दिन सुनाई देती थीं, उस हादसे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, वो मुझसे दूर चला गया, मेरे बच्चों का साया उठ गया और मेरी दुनिया अंधेरे में बदल गई। मेरी बेटियां और मेरा बेटा यतीम हो गए और मैं इस सदमे में डूब गई कि अब मुझे किसके सहारे रहना है। कफन दफन के सारे मामलात अजीज़ ने खुद देखे। वो खुद टूटा हुआ था, उसके चेहरे की हालत देख के लगता था जैसे उसकी रूह निकल गई हो। वह हर एक से यही कहता फिर रहा था कि मैं फिर से यतीम हो गया हूँ, क्योंकि बड़ा भाई मेरे लिए बाप से बढ़ के था। उसके बगैर हमारा घर खाली पड़ गया, जैसे उसकी दीवारों में से जिंदगी निकल गई हो। मेरे शौहर को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। अभी भी घर में गम की लहर मौजूद थी। रातें कटती नहीं थी, दिन टूटे हुए गुजर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी देवरानी लाइबा की आवाज़ सुनी। वो अजीज़ से कह रही थी कि अब उनका क्या करना है। उसका लहजा मुझे अंदर तक चुभ गया। मुझे नहीं पता अजीज़ ने क्या जवाब दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मज़ीद सुन सकूं। मैं अपने कमरे में आके बैठ गई और सोचने लगे कि वाकई अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे। घर तो दोनों भाइयों का था, लेकिन किचन अलग था, और किचन का मतलब होता है कि खाना पीना जो मेरे शौहर की कमाई से चलता था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी, किस दरवाजे पे जाऊंगी। अभी तो 2 हफ्तों से हम देवरानी के साथ ही खा पी रहे थे, जो उसके घर में बनता था वही हमारे हिस्से में भी आ जाता था। लेकिन कब तक ऐसा चल सकता था। मैं बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए भी जीना है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था, और ना ही इसके आसार कहीं नजर आ रहे थे। मेरे दिल पे एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बहुत भारी मेरे सीने पे रख दिया गया हो, और मैं किसी से ये बोझ बयान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसका दुख जितना बड़ा होता है वो अक्सर खामोश हो जाता है, और मैं भी अब इसी खामोशी का हिस्सा बनने लगी थी। मेरी देवरानी ने जो सवाल किया था उसका जवाब अजीज़ ने ये दिया कि अभी भाभी की इद्दत चल रही है, तुम इस तरह की बातें ना करो। उसे बड़े तहम्मुल से मगर मजबूत लहजे में बात की थी, और वाकई मेरी इद्दत चल रही थी। मेरा हर दिन और हर रात इसी दुख और सुकून के बीच गुजरता था। दुख इस बात का कि मेरा घर टूट चुका था, और सुकून इस बात का कि शरीयत ने इस इद्दत के पर्दे में मुझे कुछ वक्त दिया था कि मैं रो सकूं, संभल सकूं और अपनी सांसों को दोबारा तरतीब दे सकूं। मेरी इद्दत मुकम्मल होने में 10 दिन रह गए थे, और इन्हीं दिनों में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे पूरे वजूद में जैसे हलचल मचा दी। हमारे ख़ानदान के एक बड़े, जो हमारे ससुराल वालों में से सीनियर थे, अजीज़ के चाचू, वो एक दिन हमारे घर आ गए, और उनकी आमद हमेशा किसी अहम बात की तरफ इशारा करती थी। अजीज़ ने उनको सलाम किया और एहतराम से बाहर सहन में बिठाया, और मैं खिड़की के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कभी उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन आज दिल बेचैन था, और मैं अपने आप को खिड़की से झांकने से रोक नहीं पा रही थी। वो तकरीबन 1 घंटे तक अजीज़ से बातें करते रहे। दोनों के चेहरों के तासुरात संजीदा थे, बातें शदीद अहम लग रही थीं।
मैं मुसलसल सोचती रही कि ऐसी कौन सी बात है जो इतनी देर तक वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ पता ना चल सका। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई और जब वो चले गए तो मैं देर तक एक ही जगह खड़ी रही। बस इतना जानती थी कि वक्त कुछ नया फैसला करने वाला है। जब इद्दत मुकम्मल हो गई तो अजीज ने उन्हीं चाचू को दोबारा घर बुलाया। इस बार माहौल पहले से ज्यादा संजीदा था। सब घर वाले सामने बैठे थे। लाइबा भी वहीं मौजूद थी। उसके चेहरे पे परेशानी और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। मैं कोने में बैठी थी और मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। अजीज ने सबके सामने खड़े होकर एक फैसला सुना दिया। वो फैसला जो मेरी जिंदगी के अगले रास्ते का तयन करने वाला था। उसने कहा कि ये घर मेरे भाई ने बनाया था, इस घर में इसका हिस्सा मौजूद है। हमारी जमीनें भी मुश्तरक थी और उन जमीनों से जो आमदन होती थी वो भी दोनों भाइयों की थी। उसने मेरे बारे में कहा कि उसकी भाभी यानी मैं अब अकेली रह गई हूँ। 3 बच्चे मेरे साथ हैं और मुझे सहारा चाहिए। उसने कहा कि मुझे मशवरा दिया गया है कि मैं अपनी भाभी से निकाह कर लूँ ताकि वो इसी घर में रह सकें, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके और मैं जो उनका चाचू हूँ उनका बाप बन के उनकी परवरिश कर सकूँ। उसने कहा कि मैंने सोच समझ के फैसला कर लिया है और मैं इस मशवरे पे अमल करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज मेरे जहन में टिक टिक करते रहे। मैं हैरान थी कि वक्त ने मेरे लिए ये मोड़ रखा था। लाइबा तो मुझसे भी ज्यादा हैरान थी। उसके चेहरे पर वो रोक सा उतर आया जो एक औरत पर उस वक्त उतरता है जब उसे लगे कि कोई उसके हिस्से में आने वाला है। खानदान के बड़े यानी चाचू ने इस फैसले की भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत अच्छा है, इसलिए कि अस्मा सिर्फ मुनीब की बीवी ही नहीं बल्कि अब इस घर की बेटी भी है। वो खानदान से है। अगर वो 3 बच्चों समेत बाहर चली गई या कहीं और शादी कर ली तो वो यूं दरबदर हो जाएगी। उसकी बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे खानदान की बेटी यूं मुश्किल में पड़ जाए। खानदान ने फैसला सुना दिया। अजीज ने भी अपना फैसला सुनाया और सब कुछ जैसे एक ही सांस में तय हो गया। लेकिन जब सब लोग चले गए तो अजीज के कमरे से झगड़े की आवाजें आना शुरू हो गई। लाइबा रो रही थी, चीख रही थी। वो क्यों बर्दाश्त करती? उसका शौहर उसका था। वो क्यों किसी दूसरी औरत के साथ उसे बांटती? उसकी तकलीफ हकीकी थी और काबिल फहम थी, मगर अजीज के लहजे में सख्ती बढ़ रही थी। वो बार बार कह रहा था कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। उसके अल्फाज सख्त थे मगर वो अपने भाई के बच्चों के लिए अपने आप को उसी रास्ते पे खड़ा करना चाहता था। घर के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया था। लाइबा बोलती रही, समझाती रही। उसे अपने मैके वालों को भी बात पहुंचाई। उनके घर से भी सवाल उठने लगे कि ये क्या बात हुई, दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था लेकिन अजीज अपनी बात का पक्का था। वो अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये जरूरत है और जिम्मेदारी है। उसे जैसे हर रास्ता सोच लिया था और अब उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार था। मेरी अपनी सांसें बंद हो रही थी। मैं खुद समुंदर के बीच खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डूब रही हूँ या कोई मुझे किनारा दिखा रहा है। फिर आखिर जब लाइबा को भी ये बात समझ आ गई कि उसका शौहर कभी भी इस रास्ते से वापस नहीं आएगा और ना ही अजीज उसके हाथ आएंगे, तो उसने एक शर्त रख दी। और ये शर्त मेरे लिए भी हैरान कुन थी और अजीज के लिए भी, क्योंकि वो कह रही थी कि अजीज सिर्फ मेरे बच्चों का सहारा बनेगा और मेरे साथ मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। वो कह रही थी कि वो निकाह तो हो जाएगा मगर अजीज को मेरे करीब आने की इजाज़त नहीं होगी। ये शर्त बड़ी अजीब थी क्योंकि निकाह का मतलब ही जिम्मेदारी और ताल्लुक होता है। मगर लाइबा ने अपना दिल जला के ये शर्त रखी क्योंकि वो बस इतना चाहती थी कि मैं उसके शौहर से बिल्कुल दूर रहूं। वो चाहती थी कि अजीज मेरे बच्चों की वजह से अपने घर की छत न बदलने दे मगर मेरा वजूद उसकी जिंदगी में हिस्सा न बने। मैंने ये सब बातें उनके कमरे के दरवाजे के पीछे कान लगाए सुनी। मैं शर्मिंदा थी कि मैं यूं किसी की बातें सुन रही हूँ, मगर मुझे सुनना जरूरी था क्योंकि मुझे भी समझना था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। मैं भी तो इंसान थी, मैं भी डरी हुई थी। मैं भी सोच रही थी कि अगर इस घर से जाना पड़ गया तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी और उनकी पढ़ाई कैसे चलेगी। मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती थीं और वो अभी तक अपने बाबा की जुदाई से संभल नहीं पाई थी। ऐसे में अगर मैं उन्हें फिर से बेघर कर देती या उन्हें उनके चाचू से भी दूर कर देती तो शायद वो सदमे से ही टूट जाती। रही बात ये कि क्या मैं अजीज से शादी करना चाहती थी, तो इसका जवाब साफ ना था। मैंने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा था। वो हमेशा मेरे लिए सिर्फ देवर ही था। मैंने कभी अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा नहीं होने दिया था और मेरे दिल में ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम करूं। मगर ये ज़रूर चाहती थी कि वो मेरा और मेरे बच्चों का सहारा बने और हमें इस घर को छोड़ के ना जाना पड़े, क्योंकि मेरे बच्चों की पूरी दुनिया इस घर से जुड़ी हुई थी। मेरे बच्चे इस कदर परेशान रहते थे कि हर रात मुझसे यही पूछते कि पापा कब आएंगे, और मैं हर बार दिल पर पत्थर रख के कहती बाबा बहुत दूर चले गए हैं। इसमें अगर अजीज भी उनसे दूर हो जाता तो मेरे बच्चे शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तो पहले ही दिन रात बाबा की तस्वीर को सीने से लगा के सोते थे।
ऐसे में अगर एक और रिश्ता उनसे छीन लिया जाता तो वो अंदर से टूट जाते। इसीलिए घर में फैसला हुआ कि बस निकाह की रस्म कर दी जाए ताकि सब कुछ एक शरई छत के नीचे हो जाए और कोई बात गलत ना हो। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि अजीज ने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया और उसने मेरे सामने आके एक बार भी मुझे नहीं बताया, बल्कि मुझे तो सब कुछ उस दिन पता चला जब सबके सामने बात रखी गई। मेरी अपनी जुबान जैसे बंद हो गई थी और दिल जैसे पत्थर हो गया था। कोई भी मेरे पास नहीं आया, कोई भी नहीं पूछा कि अस्मा तुम क्या चाहती हो, तुम राजी हो कि नहीं, तुम अपनी जिंदगी आगे कैसे देखती हो। सबने बस अपने अपने हिसाब से फैसला सुना दिया, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी हूँ, जिसे बस कहीं भी रख दिया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि मेरी देवरानी यानी लाइबा का रवैया मेरे साथ अचानक बदल गया। मुझे ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ, जैसे मैंने उसका घर उजाड़ने की कोशिश की हो। वो एक दिन मुझसे कहने लगी, तुमसे क्या पूछना है, तुमने तो पहले ही सब कुछ तय कर रखा था, तुमने ही तो अपने हुस्न के जलवे दिखाए हैं। मैं हैरान रह गई और पूछा, लाइबा तुम कैसी बातें कर रही हो। तो आग बगोला होके कहने लगी, पहले भी अजीज तुम्हारी तारीफें करता था, कहता था भाभी बहुत समझदार है, बहुत साफ सुथरी रहती हैं, बच्चों की माँ लगती ही नहीं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम तो किसी की भी माँ लगती हो। वो तो पहले ही तुम्हें मिसाल बना के पेश करता था और अब तो तुमने उससे अपने बस में कर लिया। मैं उसकी बातें सुनकर पत्थर की तरह रह गई। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि अजीज मेरी तारीफें करता था और वो भी ऐसी बातें कहता था जिनका मुझे कभी इल्म ही नहीं हुआ। मैंने बड़े जब्त से उसे जवाब दिया कि लाइबा मैं कसम खा के कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी अजीज की तरफ इस तरह देखा ही नहीं। मेरे शौहर इस दुनिया से गए हैं, क्या मैं ऐसे वक्त में किसी को फंसाने बैठी हूँ। लेकिन लाइबा को तो जैसे शक का दौरा बढ़ चुका था। वो कहने लगी, तुम ना भी मानो, तुमने कुछ ना कुछ जरूर किया है, वरना वो इतना बड़ा फैसला क्यों करता। तुम बगैर निकाह के भी इस घर में रहती तो हमने तुमसे रोटी नहीं छीन लेनी थी, लेकिन निकाह की क्या जरूरत थी। मैं जानती हूँ कि निकाह का मकसद क्या है और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने भी उसे जवाब दिया, मुझे भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अजीज हमेशा देवर ही था। मगर मैं शादी से इसलिए इनकार नहीं कर रही क्योंकि मैंने इनकार कर दिया तो कल को तुमने अपने शौहर के कान भर दिए और हमें इस घर से निकलवा दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी हम दोनों अब एक दूसरे के मुकाबले आ चुके थे। मैं एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी और वो एक बीवी थी जो अपने सुहाग के लिए लड़ रही थी, और ये जंग दोनों के लिए ही शदीद तकलीफ दे थी, क्योंकि हम दोनों जानती थीं कि अब इस लड़ाई का फैसला हमारी जिंदगियों का रुख बदल देगा। ये वही घर था जहाँ पे हम अपने अपने शहरों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। शायद हालात ऐसे ही होते हैं, अचानक से बदल जाते हैं। सबके हालात बदलते हैं, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है। बस हमारे साथ भी हो गया। वही घर के 4 बड़े जिन्होंने ये फैसला सुनाया था वही जमा हो गए और निकाह की रस्म हो गई। लेकिन जैसा कि अजीज ने वादा किया था लाइबा के साथ, वो रात को मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे भी कुछ शौक नहीं था। मैं कोई तैयार होकर दुल्हन बन के भी नहीं बैठी थी। बस पहले मैंने सफ़ेद कपड़े पहने थे तो अब एक रंगीन जोड़ा पहन लिया और निकाह नामे पे दस्तखत कर दिए। मेरे घर में वही रूटीन रहने वाली थी। रात को मेरा निकाह हुआ था, मेरी शादी हुई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो दिल में एक अजीब सा बोझ भी था और एक सुकून भी, जैसे कुछ खत्म हुआ और कुछ शुरू हो गया। मगर वो जो शुरू हुआ वो शादी वाला ताल्लुक नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एक बोझ था जो मेरे सर पे रखा गया था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा की तरह उठाया, तैयार किया, बाल बनाए, यूनिफॉर्म सीधी की, उनकी पानी की बोतलें रखी, उनके बस्ते चेक किए, सब कुछ मुकम्मल है या नहीं। मैंने उन दोनों के चेहरे पे वही परेशानी देखी जो पिछले दिनों से थी, लेकिन वो दोनों भी खामोश थीं। शायद वो भी समझ चुकी थीं कि जिंदगी बदल गई है, मगर अब भी हम सब एक ही घर में हैं। रिक्शा हमेशा की तरह बाहर लगा हुआ था। मैंने चादर ली और बेटियों को रिक्शे तक छोड़ने के लिए निकल पड़ी। अभी मैं दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि अजीज सामने आ गया। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसे रोक के कहा, भाभी आप रुके, मैं छोड़ आता हूँ, आप अंदर जाएं। मैंने नरमी से कहा, रहने दे, मैं खुद छोड़ आती हूँ। उसे फौरन जवाब दिया, नहीं, आपको तकलीफ नहीं करने दूंगा, मैं छोड़ के आता हूँ, रिक्शे वाले के पैसे भी देने हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की मगर वो बेटियों के साथ चल पड़ा और मैं खामोशी से वो मंजर देखती रही, जैसे वो उन दोनों के सर पे हाथ रख के प्यार करता हुआ रिक्शे तक ले जा रहा हो। रिक्शे वाले के महीने के पैसे भी उसने उसी वक्त अदा किए और बेटियों को मुस्कुरा के हाथ हिलाता रहा जब तक रिक्शा गली से बाहर न निकल गया। फिर वो वापस आया और सीधा घर में दाखिल हो गया। मैं अंदर आके अपने बेटे को देखने लगी जो अभी भी सो रहा था।
میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور جیسے ہی میں کچن سے نکلنے لگی عزیز کی آواز پیچھے سے آئی۔ وہ بولا میرے لیے بھی ناشتہ بنا دیں، لائبہ ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے لیے بھی ناشتہ بنایا، پلیٹ میں رکھا اور ٹیبل پہ چھوڑ دیا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گویا رسم نکاح کے بعد بھی ہمارے بیچ وہی دوریاں تھیں جو پہلے تھیں، نہ کوئی نرمی نہ کوئی نیا رشتہ، بس ایک ذمہ داری جو اس نے قبول کی تھی اور میں نے بھی۔ جب وہ کام پہ چلا گیا تو گھر میں وہی خاموشی تھی جو کئی دنوں سے تھی۔ میں نے گھر صاف کرنا شروع کیا، برتن دھوئے، جھاڑو لگایا، ہر چیز پہلے کی طرح کرتی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ لائبہ دیر سے اٹھی، بچوں کا کوئی پریشر نہیں تھا اس پر، اس لیے اٹھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب وہ کچن میں آئی تو میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے طنزیہ مسکرائی اور بولی دیکھ لو پھر میری محبت کا اثر، کل تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوئی، تم اس کے نکاح میں چلی گئی، اس کا تم پہ حق تھا لیکن وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ میں اس کی بات سن کے رکی اور آہستہ سے کہا اسے میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی خیال ہے ہی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہی رہے، مجھے صرف میرے بچوں کی زندگی اور مستقبل چاہیے۔ میں نے یہی کہا کہ اگر وہ بیٹیوں کو اسکول چھوڑ دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے یا گھر کو کوئی کام کر دیتا ہے تو یہی میرے لیے بہت ہے، مجھے اس سے کچھ اور نہیں چاہیے۔ لائبہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، شاید اسے لگا کہ میں واقعی اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتی، مگر پھر بھی ایک عورت کا دل تو عورت کا دل ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی بھی دیکھ رہی تھی اور غصہ بھی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ میں اس کا گھر برباد کرنے آئی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو کسی طرح جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کی روٹین ویسے ہی چلتی رہی۔ عزیز کبھی کبھار مجھ سے صرف اتنی بات کرتا کہ بچوں کو کچھ چاہیے تو بتا دینا یا ناشتہ بنا دو، کیونکہ لائبہ صبح دیر تک سوتی تھی، اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ اسکول نہیں جاتے تھے، اس لیے اس کے لیے صبح جلدی اٹھنا ضروری نہیں تھا۔ ناشتہ بنانا بھی اس لیے میری ذمہ داری بن چکا تھا، مگر مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی گھر کے سارے کام کیے تھے اور اب بھی کر رہی تھی۔ کھانے کے وقت وہ ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، رات کو بھی وہ اپنے ہی کمرے میں جاتا تھا۔ زندگی اپنی رفتار پہ چل رہی تھی، کسی نے کچھ نہیں بدلا، میرے لیے بھی کچھ نہ بدلا تھا، سوائے اس کے کہ اب دوسروں کی نظر میں میرا ایک نیا رشتہ بن گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ رشتہ محض ایک سمجھوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا، میری بیٹیوں نے عزیز کو بابا کہنا شروع کر دیا۔ پہل مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ ان کے لیے باپ کا کردار ہی تو ادا کر رہا ہے، تو انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بچے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی انہیں سہارا دے، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس لیے میں نے انہیں کبھی نہیں روکا۔ ان کے لیے یہ لفظ محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ میں نے ان کے اندر یہ خواہش نہیں دبائی کہ وہ باپ کہلانے والی اس رشتے سے دور رہیں۔ گھر میں کبھی کبھی تھوڑی بہت تلخیاں بڑھ جاتی، لائبہ کے دل میں وہی ڈر بیٹھا رہتا کہ کہیں عزیز مجھے فوقیت نہ دینے لگے، مگر عزیز نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ دوری رکھی، احترام سے بات کی، بس اتنا ہی رابطہ رہا اور مجھے بھی یہی بہتر لگتا تھا۔ میں ہر دن کوشش کرتی کہ اپنے کام سے کام رکھوں، بچوں کی زندگی بہتر کروں، گھر کے ماحول کو سنبھالوں اور اپنے دل کو مرہم دیتی رہوں کہ یہ زندگی شاید اسی طرح گزر جائے گی، اور اگر سکون کے چند لمحے مل جائیں گے تو شاید اسی میں خوشی تلاش کر لوں گی۔ میری راتیں بھی وہی تھیں، میرے دن بھی وہی تھے، گھر بھی وہی تھا، بس ایک نام بدل گیا تھا، ایک رشتہ بدل گیا تھا، مگر حقیقت سب کی سب ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، اور میں خاموشی سے اسی حقیقت کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی کہ عزیز کو میں نے دیکھا، وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سر اٹھا اسے دیکھا، مگر فوراً کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے لگا بس وہ ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا، اس لیے میں نے دل میں کوئی بات نہ ڈالی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ گھر کی صفائی، برتن اور باقی معمولات میں وقت لگتا ہی تھا، اس لیے میں اپنے ہی خیالوں میں گم مصروف رہی۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے پردہ ہٹایا اور باہر نکلی تو سامنے عزیز کھڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ سکتا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ پہلے کی طرح دروازے کی دہلیز پہ ہی کھڑا تھا، جیسے اسے اندر آنے کا حق ہونے کے باوجود اندر آنا مناسب نہ لگتا ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا جی، تو اس نے ایک شاپر میری طرف بڑھایا، اس میں 2 نئے سلے ہوئے سوٹ تھے۔ اس نے کہا آپ نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں آپ کے لیے 2 جوڑے لے آیا ہوں، ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، اگر کوئی اور چیز چاہیے ہو یا بچوں کے کپڑے لینے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی، میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں بول نہ پائی۔ میرے لیے یہ سب کچھ اچانک تھا اور میں کنفیوز تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے صرف شکریہ کہا اور شاپر لے لیا۔
जब ये बात लाइबा को पता चली तो उसने घर में ऐसा शोर मचाया कि पूरा माहौल ही बदल गया, जैसे बैतुल खला भी कांप जाए। इतनी ऊंची आवाज में वो चीख रही थी, लेकिन अजीज की आदत ये थी कि वो भी गुस्से में ऊंची आवाज में बोलता था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो बोला कि मैंने निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं किया। अगर दूसरे मामलात नहीं भी हो रहे तो कम से कम उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं मर्द हूँ और वो भी मेरी बीवी है। अगर उसके कपड़े फटे हुए थे तो क्या मैं देखता रहता? अगर कोई बाहर से आकर उसे देखता तो क्या सोचता कि भाई चला गया तो भाई की बेवा से निकाह कर लिया, मगर तो जोड़े भी नहीं लेके दे सकता, इसलिए मैंने कपड़े खरीद दिए। इसमें कौन सा अजाब आ गया? लाइबा मुसलसल लड़ती रही, चीखती रही। उसके लहजे में गुस्से के साथ हसद भी था। मैं कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। घर में आग भड़क रही थी और उसकी लिपटें मुझे भी जला रही थी। लेकिन मेरे दिल में एक बात की तसल्ली थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कभी अजीज को कोई बात नहीं कही, कभी उसे कुछ करने को नहीं कहा। मैं तो उससे नजर मिला के भी बात नहीं करती थी, जबकि अगर मैं चाहती तो बहुत बातें कर सकती थी। मगर मैंने हमेशा खामोशी इख्तियार की क्योंकि मेरा दिल साफ था। अगले दिन तो लाइबा मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। मैं कोशिश करती कि वो नाराज न रहे, कभी मुस्कुरा के देखती, कभी कोई बात करने की कोशिश करती, मगर वो मुंह फेर लेती। उसके रवैये में सख्ती थी और नफरत के आसार भी थे। अब मुझे महसूस होने लगा कि अजीज लाइबा के रवैये से बेजार हो रहा है, क्योंकि वो हर वक्त लड़ाई करती रहती थी, हर बात पे चिढ़ जाती थी, बार बार उसे ताने देती रहती थी। कभी कहती तुमने उसे क्यों देखा, कभी कहती तुमने उसे क्यों कहा नाश्ता बना दो, कभी कहती तुमने उसे क्यों कहा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जबकि ये वही काम थे जो मैं पहले भी करती थी और तब उसे कोई मसला नहीं होता था। बल्कि वो खुद ही कहती थी, भाभी मैंने सोना है, आप अजीज का भी नाश्ता बना दें। आप कपड़े धो रही हैं तो उसके 2 सूट भी धो दें। वो पहले भी मेरे हाथ से काम करवाती थी, लेकिन अब हर बात पर उसे तकलीफ होने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़ झगड़ के मायके चली गई। अजीज अपने कमरे में अकेला रह गया। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी बोल रही हों कि एक नया तूफान आने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बाबा को बुला के लाओ और कहो कि खाना खा लें। वो नीचे आया, खाना टेबल पर रखा हुआ था। उसे खामोशी से खाना खाया, जैसे वो दिल ही दिल में किसी परेशानी से लड़ रहा हो। खाना खाने के बाद वो ऊपर गया और उसने मेरे बच्चों को अपने कमरे में बुला लिया। शायद वो अकेला था और उसके दिल पे बोझ था, इसलिए उसने बच्चों को अपने पास बैठाया, उनसे बातें की, उन्हें कहानियां सुनाई। उसके कमरे के बेड पे 3 बच्चे बैठे थे। वो खुद भी उनके साथ बैठा था। बच्चों के चेहरे खिल उठे थे, जैसे उन्हें फिर से एक सहारा मिल गया हो, एक अपनापन मिल गया हो। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, दिल में 100 तरह के ख्याल थे। ये सब देख के मैं सोच रही थी कि जिंदगी हमें किस सिमत ले जा रही है और आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने ख्याल किया कि शायद बच्चे वापस आ गए होंगे, क्योंकि वो अजीज के पास बैठ के कहानियां सुन रहे थे और उनकी आंख लग गई होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सोच गलत साबित हुई। सामने अजीज खड़ा था। वो आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और आते ही दरवाज़ा पीछे से बंद भी कर दिया। मैं हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक मेरे कमरे में क्यों आ गया है। मैंने दिल पे हाथ रख के खुद को संभाला और थोड़ा आगे बढ़ के पूछा कि आप? उसने कहा, हाँ मैं आया हूँ। वो 3 बच्चे मेरे पास बैठे थे और वहीं सो गए। इतने सुकून की नींद में है कि शायद सुबह तक जागेंगे ही नहीं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गई। मैं चाहती तो पूछ सकती थी कि अगर बच्चे सो गए थे तो वो मेरे कमरे में क्यों आया है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आखिर वो मेरा शौहर था। वो मेरे सामने आके एक साइड पर बैठ गया। कमरे में उसकी मौजूदगी से जैसे खामोश लेकिन गहरी कैफियत पैदा हो गई थी। वो कहने लगा, लाइबा का रवैया इन दिनों बहुत अजीब हो गया है। मोहब्बत का तो पूछो ही मत, इज्जत तक नहीं देती। मैंने हल्के से कहा, शायद इसकी वजह मैं हूँ। तो उसे फौरन जवाब दिया, नहीं, वजह तुम नहीं हो, असल बात कुछ और है। उससे थोड़ा सांस लिया और जैसे अपने दिल की बात खोल के रख दी। उससे कहा, मैं वैसे भी दूसरी शादी करना चाहता था। जब मुनीब भाई इस दुनिया में थे तब भी मैंने ये बात लाइबा को बता दी थी, क्योंकि उसकी हरकतें पहले से ही ठीक नहीं थी। वो ना मेरा कोई काम करती थी, ना मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। हमेशा मेरे काम तुमसे करवाती थी। मेरी तरफ हाथ बढ़ाने से पहले वो सारा बोझ तुम पे डाल देती थी। वो अपने बच्चों का भी सही मानों में ख्याल नहीं करती थी, अपना भी ख्याल नहीं करती। वज़न अपनी मर्जी से बढ़ाती जा रही थी और फिर हर वक्त मेरी बात को अहमियत ना देना। तो ये सब कुछ मुझे पहले ही परेशान कर रहा था। मैं उसे देखती रही। मेरा दिल धड़क रहा था। उसे सुन के मुझे हैरत भी हो रही थी और दुख भी, कि वो सब कुछ जो लाइबा दुनिया को बताती थी वह हकीकत से बिल्कुल बरक्स निकला। अजीज आहिस्ता से बोला कि जब मुनीब भाई इस दुनिया से चले गए तो मैंने सोचा मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मैं भी एक जिम्मेदारी उठा लूँगा।
मगर तब भी लाइबा ने वो अजीब सी शर्त रख दी। उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें आगे कदम बढ़ाना मुश्किल था। वो मेरे दिमाग को खा रही थी, मगर मैंने अब खुद को समझा लिया था कि मुझे उसकी शर्तों पे नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों पे चलना है। अगर मुझे तुम्हें पनाह देनी थी तो मैंने दे दी, और ये मेरा हक था। मुझे उससे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मैं चाहता तो किसी जवान खूबसूरत लड़की से शादी करता तो शायद वो बात गलत होती, लेकिन मैंने तो तुम्हें सहारा देने के लिए यह कदम उठाया है। मैं उसकी बातें सुन रही थी। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। मुझे नहीं पता था कि लाइबा और अजीज़ के दरमियान ये सब कुछ था। लाइबा हमेशा कहती थी कि वो अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। अब अगर मैं कोई बात कहती तो वो लाइबा के खिलाफ चाहती और मैं बुरी बनती। इसलिए मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। मैं एक कोने में बैठ गई, दिल जैसे सीने में धड़कते धड़कते थक रहा हो। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। पहले तो मैंने सोचा शायद मैं ना जाऊं, मगर उसके इशारे में एक नरमी थी, एक ज़रूरत थी, जैसे वो खुद टूटा हुआ हो और चाहता हो कि कोई उसे सहारा दे। मैं आहिस्ता से उठ के उसके पास बैठ गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ मजबूत था, उसकी गिरफ्त में एक यकीन था। उसे धीरे से कहा कि तुम मेरी बीवी हो नाज़मा। ये पहली दफ़ा था कि उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, और पहली दफ़ा महसूस हुआ कि उसने दिल से मान लिया है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ गए। शायद मैं बरसों के बोझ से आज़ाद होना चाहती थी, शायद किसी मजबूत कंधे की ज़रूरत थी। मैं उसके कंधे पे सर रख के रो पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर पे हाथ फेरने लगा, जैसे मुझे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। उस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मेरा दुख बांधने को तैयार है। वो मेरी कैफियत समझ सकता है, मेरे आंसू समझ सकता है। उसी रात हमारे रिश्ते की वो शुरुआत हुई जो शायद तकदीर पहले ही लिख चुकी थी। सुबह हुई तो लाइबा वापस आ चुकी थी और उसे सब पता चल गया था। घर में हवा जैसे रुक गई थी। उसने खूब लड़ाई की, आवाज़ें सारा घर हिला रही थी, लेकिन अजीज़ ने मुझे समझाया कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब संभाल लूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। लाइबा रफ्ता रफ्ता चुप होती गई। वो बोलती तो थी, मगर हमारे मामले में नहीं। वो जैसे अंदर से हार मान चुकी थी। उसके अंदाज में एक थकन थी, एक शिकस्त थी। वो पहले जैसी जिद्दी और लड़ाका नहीं रही थी। अजीज़ की ज़िंदगी मेरे साथ चलने लगी। उसके कदम अब मेरे दर की तरफ भी आते थे। वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर मेरे कमरे में आता था, कभी बच्चों से बात करने और कभी मेरी खैरियत पूछने, कभी सिर्फ बैठने के लिए जैसे उसे सुकून की ज़रूरत हो। वो मेरे बच्चों के साथ बाप जैसा सलूक करता था, उनके साथ खेलता था, उन्हें कहानियाँ सुनाता था, उनकी पसंद का खाना बनवाता था। एक दिन वो मुझे मुनीब की कब्र पे भी ले गया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत भारी था, क्योंकि मैं मुनीब को भूल नहीं सकती थी। वो मेरी पहली जिंदगी था, वो मेरे बच्चों का बाप था। वहाँ खड़े होके मैं रो पड़ी, मगर अजीज़ ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि दुख को दिल में कैद ना करो, निकाल दो। मैंने उसे कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाके बैठूं, दुआ करूं और अपने दिल का बोझ कम करूं। अजीज़ ने एक वादा किया कि वो मेरे बच्चों का हमेशा ख्याल रखेगा, और उसने वाकई इस वादे को सच साबित किया। उसकी हर बात में बाप जैसी मोहब्बत थी। वो उनका हाथ पकड़ के चलता, उनकी हिफाजत करता, उन्हें पढ़ाता, उनके लिए वो सब कुछ करता जो एक अच्छा बाप करता है। मेरी ज़िंदगी में एक नया सुकून आने लगा था, जैसे तूफान के बाद हल्की सी ठंडी हवा चलती है और दिल को सहारा देती है। एक दिन अजीज़ ने मुझे एक अजीब सी बात भी बताई। वो कहता था कि जब मैं आपको भाई के काम करते देखता, उनका घर संभालते देखता, उनके साथ कुछ देखता, तो मैं सोचता काश मुझे भी आप जैसी बीवी मिल जाती, आप भी मिल जाती। शायद वही कोई कबूलियत का वक्त था, या जो भी था, कि आप आज मेरी बीवी बन गई और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मुझे भी उसका मेरी तारीफ़ करना अच्छा लगा, क्योंकि मुनीब ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की थी। बस हम लोग साथ थे, खुश थे। लाइबा भी नॉर्मल हो रही थी। शायद उसको भी समझने की ज़रूरत थी कि अब वो इस सिचुएशन का हिस्सा थी और उसको ऐसे ही रहना था। वक्त के साथ साथ इंसान मसलहत के मामलात को समझ ही लेता है। उस दिन उससे जो बात कही थी, उसने मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी भर दी थी, एक हौसला, एक सकून कि शायद ज़िंदगी ने मेरे लिए भी कोई मकफ़ात रख छोड़ा था। शायद मेरा सब्र, मेरी खामोशी किसी मकाम पे जाके सुनाई दे रही थी और किसी के दिल में उतर रही थी। एक औरत के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि वो इंसान जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही हो, वो उसको सराहता हो, उसको अच्छा समझता हो, उसके वजूद को कबूल करता हो। ये सब कुछ मेरे लिए नया भी था और हैरान कुन भी था। मैंने देख लिया था कि लाइबा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। उसकी आंखों में वो पुरानी तेज़ी, वो पुरानी आग बाकी नहीं रही थी। शायद उसको ये एहसास हो गया था कि ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है, इसी घर में, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं रिश्तों के साथ। और अगर उसने सुकून पाना है तो उसे खुद को बदलना होगा।
मैं उसे अक्सर दूर से देखती थी। वो खामोश रहती थी, कम बोलती थी और काम भी पहले से ज़्यादा करती थी। मुझे लगता था शायद वो अब इन हकीकतों का सामना कर रही थी जिनसे वो पहले भागती थी। अज़ीज़ अब ज़्यादा खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पे एक नरमी आ गई थी। मुझे लगता था कि पहले वो बहुत कुछ दिल में दबाए फिरता था, लेकिन अब जब हमारे दरमियान बातचीत बढ़ गई तो उसको भी सहारा मिल गया। शायद वो भी थक गया था मुसलसल लड़ाइयों से, शोर से, तानों से, और उसे एक औरत चाहिए थी जो उसको सुकून दे, जो उसकी बात सुन ले, जो उसके साथ बैठ जाए, बगैर ऊपर नीचे बात किए, बगैर किसी तकाबुल के। मैं शायद इसीलिए उसकी नज़र में अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा खामोश रहती थी, सब्र से चीज़ों को देखती थी और हद से ज़्यादा वफादारी दिखाती थी। मैं अक्सर सोचती थी अगर मुनीब जिंदा रहता तो शायद मेरी ज़िंदगी कभी इस रुख पे ना आती, शायद मैं इसी तरह उसकी खिदमत करती रहती, अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहती। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी एक मोड़ ऐसा भी दिखा देती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजीज़ जैसा इंसान मुझसे इस तरह बात करेगा, या मुझे इस तरह इज्जत देगा, या मेरे वजूद को इस तरह अपनाएगा। मगर ऐसा हुआ था और मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। घर का माहौल भी पहले से बेहतर था। अजीज़ अब मेरे बच्चों के साथ भी ज़्यादा वक्त गुजारता, वो उनके साथ बैठ जाता, पढ़ाता, खेलता था, उनकी बातें सुनता था, और बच्चों की आंखों में भी उसके लिए एक नरमी आ गई थी। शायद एक बच्चे का दिल सबसे जल्दी सच को पहचान लेता है। अगर कोई इंसान अच्छा हो तो बच्चे उसको फ़ौरन पहचान लेते हैं। बच्चे झूठ और दिखावा नहीं समझते, वो सिर्फ दिल देखते हैं, और अजीज़ का दिल साफ था, सच्चा था। मैं रात को कभी कभी जाग जाती और सोचती थी कि ज़िंदगी ने कितने अजीब रंग दिखाए हैं। कभी मैं तन्हा थी, कभी बेसहारा थी, कभी अपने ही घर में अजनबी बन के रहती थी, और आज एक वो इंसान जिससे कभी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी, वो मेरी ज़िंदगी का सहारा बन चुका था। मैं सोचती थी कि शायद सब्र का यही नतीजा होता है कि किसी न किसी मकाम पे इंसान को वो मिल ही जाता है जिसका वो हकदार होता है। वक्त ने मुझे ये भी सिखा दिया था कि कुछ रिश्ते इंसान की मर्जी से नहीं बनते, वो एक कुदरती तरतीब के साथ खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। इंसान चाहे इनकार करता रहे, चाहे ना माने, मगर जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता दिल में उतर ही जाता है और फिर वहाँ से निकलता भी नहीं। ये सब सोचते सोचते मैं अक्सर मुस्कुरा देती थी कि क्या कभी मैंने सोचा था कि मैं इस मकाम पे खड़ी होंगी? नहीं, कभी नहीं। मगर ज़िंदगी ने ये भी कर दिखाया, और ये एक हकीकत थी जिसको अब मैं पूरी तरह कबूल कर चुकी थी।